हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को खींचकर अपने करीब कर लेता है और उसके चिक्स पर किस करते हुए कहता है, तुम मुझे इसी तरह देखते रहे तो शायद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के हाथों को अपने वेस्ट के अराउंड से दूर करता है, लेकिन वांग जी विंग को और भी टाइटली पकड़ लेता है। ये देखकर विंग घबराते हुए कहता है, ये क्या कर रहे हो आप?" विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के गिरफ्त से छूटकर बाथरूम की तरफ भागता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है। फिर वो आइवान को देखता है जो बेड पे सो रहा था। वांग जी आइवान के पास जाता है और उसके फोरहेड को चेक करता है और स्माइल करते हुए कहता है, बेबी आप ठीक हो चुके हो। आपने तो डैडी और मम्मा को दोनों को ही डरा दिया था। आपको पता है बेबी, आज हमारे लिए सबसे खास दिन है। आज मैं आपकी मम्मा के साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ, शायद आपकी मम्मा मुझसे और नफरत करे, पर मैं भी क्या करूँ। मेरे पास आपकी मम्मा ने एक यही रास्ता छोड़ा है। मैं मजबूर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे ऐसे कदम उठानी पड़ रही हैं। मैं आपको और आपकी मम्मा को खोना नहीं चाहता, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वांग जी आइवान के फोरहेड पर फिर से किस करता है। तभी वांग जी का डोर नॉक होता है। वांग जी डोर को ओपन करता है तो देखता है उसके सामने एक बैग लिए सुयांग खड़ा था। वांग जी उस बैग को देखता है और कहता है, तुम्हें अंदर आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? सुयांग कहता है, नहीं बॉस, मैं सबसे छुपकर अंदर आ रहा हूँ। वांग जी कुछ नहीं कहता। सुयांग उस बैग को वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, बॉस, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। सुयांग की बात सुनकर वांग जी नोट करता है। सुयांग कहता है, बॉस मैं चलता हूँ, इससे पहले मुझे यहाँ कोई देख ले। वांग जी सिर हिलाता है। अब सुयांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस बैग को लेकर बेड पर रख देता है और अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी विंग, आज मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ, मुझे पता है तुम शायद मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें इस बारे में सोचना होगा, पर तुमने इस बारे में शायद सोचने में देर कर दी। अब वांग जी उस बड़ा से बैग को खोलता है जिसमें दो बैग था। वांग जी उसमें से एक बैग को लेता है और रेडी होने के लिए चला जाता है। वांग जी कुछ ही देर में रेडी होकर आता है तो देखता है विंग अब तक बाहर नहीं आया था। वांग जी बाथरूम के डोर को नॉक करता है। तभी विंग कहता है, मिस्टर लैंग, मैं बात ले रहा हूँ, बस मेरा हो ही गया। अब मैं कुछ देर में बाहर आ जाऊँगा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, विंग, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े मंगवा दिए हैं, तुम उस ड्रेस को पहनकर नीचे आ जाना। विंग ओके कहता है तो वांग जी कहता है, मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। ये बोलकर वांग जी उस बैग को देखता है और विंग आइवान को देखता है। वांग जी आइवान के फोरहेड पर फिर से किस करता है और कहता है, आइवान, डैडी पूरी कोशिश करेंगे, आप डैडी से दूर ना जाओ। आपके डैडी आपको खुद से दूर नहीं करेंगे। आज से आप डैडी और मम्मा दोनों के साथ रहोगे।
ये बोलकर वांग जी उस रूम से बाहर चला जाता है। विंग कुछ देर बाद शावर लेकर बाहर आता है तो देखता है एक बैग बेड पर रखी हुई है। विंग उस बैग के पास जाता है और उसमें से उस ड्रेस को निकालता है तो देखता है उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो उस ड्रेस को देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये वेडिंग ड्रेस है। मिस्टर लैन वेडिंग ड्रेस क्यों मंगवाया? कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ? मुझे क्या, मैं पहन लेता हूँ। ये बोलकर विंग उस ड्रेस को पहन लेता है। विंग मिरर के सामने जाता है तो देखता है विंग उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग खुद को मिरर में देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन मुझे नहीं पता था मिस्टर लैन की चॉइस इतनी अच्छी है। मुझे ये ड्रेस पसंद आई। अब विंग अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद आइवान को चेक करता है। विंग आइवान को दोनों चेक्स पर किस करता है और कहता है, मम्मा अभी आ रहे हैं, आप बस आराम करो। आप मम्मा का वेट करना, मम्मा जल्दी आएंगे। आपके मम्मा आपके डैडी के साथ बाहर जा रहे हैं। आपका ख्याल चैंग अंकल रखेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और आपका बिग ब्रदर भी हैं। वो आपके साथ खेलेंगे। आप बस जल्दी से उठो। ये बोलकर विंग आइवान के दोनों चिक्स पर किस करता है। फिर वो आइवान को एक नज़र देखता है। फिर वो रूम से बाहर चला जाता है। विंग रूम से बाहर निकल जाता है। विंग अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी आइवान, मैं आपको इस हालत में छोड़कर आपके डैडी के साथ बाहर जा रहा हूँ। मैं भी क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। आपको तो पता ही होगा ना, आपके डैडी के गुस्सा कितना खतरनाक है। अगर मैं उनका कहना नहीं मानूंगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, इसलिए मैं आपको कुछ देर के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे आपके डैडी के इरादे सही नहीं लग रहे हैं, फिर भी मुझे उन पर भरोसा है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये सोचकर भी सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वे जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था उसकी नज़र वांगजी पर जाती है जो उसका ही वेट कर रहा था। जब वांगजी की नज़र विंग पर जाती है तो उसकी आंखें विंग पर ठहर जाती हैं। वो एकटक विंग को देख रहा था। विंग उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। अब विंग नीचे आता है। तभी चेंग चेंग विंग के पास आता है और कहते हैं, हे विंग, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। क्या तुम बाहर जा रहे हो? आइवान कैसा है? विंग चेंग चेंग को देखता है और कहता है, वो ठीक है। अब लैंसी चैन की नज़र वांगजी पर जाती है जो एकटक विंग को ही देख रहा था। लैंसी चैन अपने गले को साफ करते हुए वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या विंग इतना खूबसूरत लग रहा है? लैंसी चैन की बात सुनकर वांगजी जाने अनजाने में अपना सिर हिला देता है। फिर वांगजी को ध्यान आता है उसने अभी क्या कहा। वांगजी गुस्से में लैंसी चैन को घूरने लगता है। हे, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे डरा नहीं सकते। तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ी बात कह दी हो। मैं तो बस वही कह रहा था जो सच था। तुम कब से विंग को देख रहे थे और मुझे क्यों डरा रहे हो? लैंसी चैन की बात सुनकर वांगजी कहता है, ब्रदर, आपको आइवान को जाकर चेक करना चाहिए, वो ठीक तो होगा ना? वांगजी की बात सुनकर लैंसी चैन कहते हैं, हाँ मैं वहीं जा रहा था, फिर मैंने तुम दोनों को नीचे देखा। वांगजी कहता है, तो चलते हैं। ये बोलकर वांगजी आगे बढ़ने लगता है। वांगजी के साथ लैंसी चैन भी आगे बढ़ते हैं। तभी वांगजी के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, ब्रदर, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। आप एक बार जाकर आइवान को चेक कर लो और मुझे कॉल करके आप मुझे बता देना
कि वो ठीक है या नहीं। वहीं लैंसिचन कहते हैं, ठीक है वांगजी, मैं आइवान को चेक करने जा रहा हूँ। ये बोलकर लैंसिचन वहाँ से चले जाते हैं वांगजी के रूम की तरफ। वहीं जेंग जेंग विंग से कहता है, विंग, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम और वांगजी एक ही कलर के कपड़े क्यों पहने हो? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग कहता है, ये कपड़े मुझे वांगजी ने दिया है और उसने कहा था मैं यही पहनूं, इसलिए मैंने पहन लिया, क्योंकि मैं वांगजी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। अगर मैं उसे मना करता तो वांगजी गुस्सा हो जाता। विंग बस वांगजी को देख रहा था और वांगजी विंग को ये देखकर चेंग चेंग कहता है, वो सिचेन लगता है तुम्हारे कमरे में आइवान को चेक करने गए हैं, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। वांगजी एक बार आइवान के बारे में जानना चाहता था, उसका मन नहीं कर रहा था आइवान को बिना देखे बाहर जाने की। वो बस आइवान को देखना चाहता था, इसलिए वो विंग को देखता है और कहता है, विंग, पहले हम चलकर आइवान से मिल लेते हैं, उसके बाद हम बाहर चलेंगे। विंग भी हाँ में सिर हिलाता है। अब तीनों उस रूम के अंदर चले जाते हैं। जब लैंसिचन वांगजी को देखते हैं तो कहते हैं, अरे तुम तो बाहर जा रहे थे ना? लैंसिचन की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैं एक बार अपने बेटे को देखना चाहता था, अगर मैं उसे बिना देखे जाता तो शायद मैं पूरे दिन चिंता करता उसके लिए, इसलिए मैं उसे पहले देखना चाहता था। लैंसिचन स्माइल करते हैं और आइवान को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके फेवर पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। नहीं, फेवर बीच बीच में आती रहेगी, इसलिए हमें आइवान का ख्याल रखना होगा। आइवान जब उठेगा तो उसे थोड़ा वीक फील होगा। अक्सर बच्चों को या बड़ों को फीवर होती हैं तो वो वीक हो जाते हैं। आइवान भी अब तक वीक हो चुका होगा और 2 या 3 दिन और फीवर रहेगी तो शायद आइवान इससे भी ज़्यादा वीक हो जाएगा, इसलिए हमें पूरे ध्यान रखना होगा आइवान की। लैंसिचन की बात सुनकर वांगजी कहता है, ब्रदर, क्या आप हॉस्पिटल जा रहे हो? लैंसिचन कहते हैं, इस वक्त मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं शाम को जाऊंगा, मेरी नाइट शिफ्ट है। इस वक्त मेरा कोई पेशेंट नहीं है और ना ही कोई इमरजेंसी, इसलिए मैं नाइट ड्यूटी करूंगा। लैंसिचन की बात सुनकर वांगजी लैंसिचन और चिंगचिंग को देखता है और कहता है, क्या आप दोनों मेरी बेबी का ख्याल रखोगे? मैं और विंग किसी काम से बाहर जा रहे हैं और जब तक हम दोनों ना लौटें आप दोनों आइवान को ख्याल रखना। लैंसिचन स्माइल करते हैं और कहते हैं, वांगजी, आइवान हमारा भी बेबी है, हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। तुम बस जिस काम के लिए जा रहे हो बेफिक्र होकर जाओ, हम आइवान का ख्याल रखेंगे। आइवान हमारे सिचवी की तरह है, हम जितना प्यार सिचवी से करते हैं उतना ही प्यार आइवान से भी करते हैं। तुम चिंता मत करो, हम सब आइवान का ख्याल रखेंगे। वांगजी जेंगजेन से कहता है, बस 1-2 घंटे की काम है, मैं उस काम को खत्म करने के बाद जल्द ही आ जाऊंगा। आप दोनों आइवान का ख्याल रखना। वांगजी की बात सुनकर लैंसिचन और जेंगजेन हाँ में सिर हिलाते हैं। अब चारों एक साथ उस रूम से बाहर निकलते हैं। लैंसिचन कहते हैं, जेंगजेन, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, हमें चलकर ब्रेकफास्ट करने लेना चाहिए। वांगजी, क्या तुम आ रहे हो? वांगजी ब्रेकफास्ट करने से मना कर देता है, कहता है, ब्रदर, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं और विंग बाहर ही खाना खा लेंगे, आप फिक्र मत करो। ये बोलकर वांगजी विंग को लेकर जाने लगता है। जब वो विंग को लेकर जा रहा था तभी वांगजी की नज़र मैडम लैन की नज़र वांगजी पर जाती है और वो रोकते हुए कहती है, वांगजी, क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? वैसे तुम दोनों इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? जेंग जेंग मैडम लैन के पास जाता है और कहता है, मोम, आइवान की कल रात की तबीयत बिगड़ गई थी। जैसे ही मैडम लैन सुनती है वो चिंता करते हुए कहती, क्या हुआ? जेंग जेंग कहता है, आइवान की
कल रात को बहुत ही तेज़ फीवर थी, जिस वजह से वांग जी ने आइवान और विंग को मेंशन लेकर आया। जैसे ही मैडम लैन सुनती है, वो चिंता करते हुए कहती है, आइवान ठीक तो हो ना? तभी वांग जी कहता है, मॉम, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आइवान अभी ठीक है। वांग जी के पास सुनकर मैडम लैन राहत की सांस लेती है और गुस्सा करते हुए कहती है, तुम दोनों ने मुझे कल बताया क्यों नहीं? मेरा ग्रैंडचाइल्ड बीमार था और हम चैन की नींद सो रहे थे। तुम लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? मैडम लैन की बात सुनकर चिंग चिंग कहता है, मॉम, हम नहीं चाहते थे आप परेशान हो, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। हमने सोचा हम आपको सुबह बता देंगे। अब आइवान कैसा है? चिंग चिंग कहता है, आइवान ठीक है और ये फीवर 3 दिन तक रहेगी। इसलिए सचिन ने कहा है हम सबको मिलकर आइवान को ख्याल रखना होगा। मैडम लैन कहती है, तुम सब ब्रेकफास्ट करो, मैं आइवान के पास जा रही हूँ। मैडम लैन की बात सुनकर लैन सचिन मॉम अपने मॉम के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मॉम, आइवान सो रहा है, अभी आप उसके पास मत जाओ, उसे आराम की ज़रूरत है। पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हम आइवान के पास जाएंगे। मैडम लैन कहती है, ठीक है। ये बोलकर वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाते हैं। तभी मैडम लैन देखती है वांग जी और विंग ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आ रहे हैं। मैडम लैन गुस्से से वांग जी को देखती है और कहती है, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करनी? वांग जी कहता है, नो मॉम, मैं और विंग बाहर जा रहे हैं, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हम बाहर ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे, आप चिंता मत करो, आप सब बस आइवान का ध्यान रखना। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बिना किसी के बात सुने वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी बाहर जाता है और कार पहले से रेडी थी। वांग जी विंग के लेकर कार में बैठ जाता है और ड्राइवर को कुछ इशारा करता है और कार भी चलने लगती है। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी की कार एक टेम्पल के सामने आकर रुकती है। विंग को नहीं पता था कि वो वांग जी के साथ यहाँ क्यों आया है। वो बस अपनी जगह के आसपास देख रहा था, उस जगह को आसपास देख रहा था। वो कंफ्यूज होकर वांग जी को देखता है और वांग जी कार से बाहर निकलता है और विंग को भी बाहर निकालता है। विंग उस टेम्पल को देखकर कहता है, वांग जी, हम यहाँ क्यों आए हैं? विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा हम यहाँ क्यों आए हैं, अब चलो अंदर। वांग जी विंग के हाथ पकड़कर अंदर चला जाता है। जैसे जैसे विंग आगे बढ़ रहा था, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो रही थी। वो अपने आसपास के माहौल देखकर उसे पता चल रहा था कि शायद आज यहाँ किसी की शादी हो रही है, लेकिन किसकी? जब विंग और वांग जी अंदर जाते हैं तो देखते हैं सोयम वहाँ पहले से ही मौजूद था। विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देखता है और कहता है, लैंजन, क्या हम किसी की शादी में आए हैं? हमारा बेबी का हमारा बेबी बीमार है और तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। विंग की बात सुनकर वांग जी कुछ नहीं कहता। अब विंग गुस्से से वांग जी को देखता है और कहता, क्या तुम मुझे कुछ बताओगे, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी प्रिंस वांग जी के पास आता है और कहता है, मिस्टर लैन, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। आपने हमें जैसा करने को कहा हमने वैसा ही किया है। आप जैसे चाहते थे वैसे ही हमने डेकोरेट करवाया है। क्या आपको ये पसंद आया? प्रिंस की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, मुझे ये पसंद आया। अब वांग जी सोयंग को देखता है और कहता है, मैंने तुमसे रिंग लाने को कहा था। सोयंग कहता है, बॉस, आपने जैसा रिंग मुझे लाने को कहा था मैं वैसा ही रिंग लेकर आया हूँ। इन सब बातों से विंग कंफ्यूज हो रहा था। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, लैंचन, क्या यहाँ किसी की शादी हो रही है? विंग की बात सुनकर सोयंग कंफ्यूज हो जाता है और विंग को देखता है। अपने मन में कहता है, क्या इसे कुछ भी नहीं पता यहाँ किसकी शादी हो रही है? क्या वांग जी ने इसे बताया नहीं? क्या होगा जब इससे पता चलेगा यहाँ किसी और की नहीं बल्कि इसी की शादी हो रही है? अब यहाँ
और भी बड़े पहाड़ गिरने वाले हैं। मैं तो अब कुछ कर भी नहीं सकता। तभी प्रिंस वांगजी से कहता है, मिस्टर लैंग, देर हो रही है, हमें चलकर शादी को शुरू करना चाहिए। प्रिंस की बात सुनकर वांगजी हमें सिर हिलाता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और स्टेज पर लेकर आता है। प्रिंस भी दोनों के सामने खड़े थे। अब विंग को समझ आ चुका था वांगजी उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। विंग गुस्से से वांगजी को देखता है और कहता है, लैंचन, तुम ये गलत कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अब भी वक्त है, तुम इसे रोक दो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है विंग, अब ये शादी नहीं रुक सकती, अब ये शादी होकर ही रहेगी। वांगजी की बात सुनकर विंग अपने हाथ को वांगजी के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है, लैंचन, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। 3 साल पहले तुमने ऐसा ही कुछ किया था, अब भी वही कर रहे हो। तुम हर वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे टाइम दोगे। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, मैंने तुम्हें टाइम दिया था विंग, पर तुमने देर कर दी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम नहीं मानी तो शायद मुझे फोर्सफुली तुमसे शादी करना पड़े तो मैं करूँगा, और देखो मैं कर भी रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। वांगजी की बात सुनकर विंग गुस्से से वांगजी को घूरते हुए कहता है, मैं 3 साल पहले आपको नहीं रोक पाया, लेकिन अब मैं आपको रोक सकता हूँ, समझे मिस्टर लैन। वांगजी, आप हर वक्त अपना डिसीजन मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। आपने मुझे समझ कर क्या रखा है, एक कमज़ोर ओमेगा। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, विंग, मुझे पता है तुम कमज़ोर नहीं हो, पर मुझे माफ़ कर दो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और आईवान के लिए कर रहा हूँ। तुम शायद मुझे इसके लिए कभी माफ़ ना करो, लेकिन तुम्हें एक दिन समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। ये बोलकर वांगजी प्रिंस को देखता है और कहता है, अब शादी के रिचुअल शुरू करो। प्रिंस हाँ में सिर हिलाते हैं। विंग अपने टेढ़ी आँख से एक बार सुयांग को देखता है। जब सुयांग देखता है विंग को तो अपने सर को नीचे कर लेता है। विंग एक नज़र प्रिंस को भी देखता है, लेकिन प्रिंस कुछ नहीं कहता। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ लहजा, ऐसा मत करो। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। मैंने तुमसे कहा था मुझे टाइम दो, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ में कोई अल्फा नहीं चाहता। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं अपने आईवान को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा। मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आऊँगा। प्लीज़ मुझे जाने दो। वांगजी विंग को देखता है, जो उसके आंखों में लगातार आंसू थे। वांगजी अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और कहता है, विंग, तुम और आईवान मेरी लाइफ के इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। मैं तुम दोनों को खो नहीं सकता। मेरे पास एक यही रास्ता बचा है। आई एम सॉरी। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर हम दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। आईवान को उसका फादर मिल जाएगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुम दोनों का बहुत ख्याल रखूँगा। मैं सबसे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूँगा। अब विंग कुछ नहीं कहता, वो बस रो रहा था और वांगजी को ना में सिर हिला रहा था कि वो ऐसा ना करें, प्लीज़ वो इस शादी को रोक दें। लेकिन वांगजी को कुछ भी असर नहीं हुआ। वो बस इमोशनलेस विंग के सामने खड़ा था। प्रीस रिचुअल को शुरू कर चुके थे। वांगजी और विंग प्रीस को पुकारते हैं और पृथ्वी, हेवन और अर्थ को पुकारते हैं। अब कुछ देर बाद प्रीस कहते हैं, मिस्टर लैन, आप मिस्टर विवोजियन को अपने ओमेगा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। वांगजी कहता है, आई डू। मिस्टर प्रीस विंग से कहते हैं, मिस्टर विवोजियन, आप मिस्टर लैन को
अपने अल्फा के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। विंग कुछ नहीं कहता, वो चुप था, वो रो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो वांग जी को कैसे रुके। लेकिन उसे अच्छे से पता था अब अब वांग जी ने कह दिया है, मतलब वो किसी के कहने पर भी नहीं रुकेगा। विंग न चाहते हुए कहता है आई डू। प्रिंस कहता है आप दोनों आज से हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। अब मिस्टर लैन, आप दोनों एक दूसरे को रिंग पहना सकते हैं जिससे ये शादी कंप्लीट हो जाएगी। अब वांग जी सोयांग को देखता है। सोयांग रिंग लेकर वांग जी और विंग के पास आता है। एक रिंग वांग जी के हाथ में देता है और एक रिंग विंग के हाथ में देता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग अपने फिंगर को छुपा रहा था। ये देखकर वांग जी गुस्से से विंग को देखता है और ज़बरदस्ती उसके हाथ को पकड़ता है और उसके फिंगर में रिंग को डाल देता है। विंग के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अब वो मजबूर हो चुका था। वांग जी ने उसे इतना मजबूर कर चुका था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। वो चाहता था कि वो वांग जी को एक्सेप्ट कर लेगा। वो और वांग जी आईवान एक साथ रहेंगे, लेकिन वांग जी ने आज विंग के भरोसे को तोड़ दिया था। वही वांग जी देखता है विंग उसके फिंगर में रिंग नहीं पहना रहा। वांग जी गुस्से से विंग का हाथ पकड़ता है और उसके रिंग को अपने फिंगर में डाल लेता है। तभी वो प्रिंस कहता है आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं और इस शादी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब वांग जी विंग को देखता है। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी रोने की वजह से। वांग जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वजह से विंग की आंखों में आंसू थे। वो विंग को रोते हुए नहीं देख सकता। वांग जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो क्या करता। आईवान और विंग को अपने पास रखने के लिए उसे जो करना पड़े वो करेगा। वांग जी खींचकर अपने करीब करता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी विंग को किस कर रहा था। विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वो बस अपने आंखों को टाइटली बंद किए खड़ा था। कुछ देर बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है। तभी प्रिंस कहते हैं आज से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। कंग्रेचुलेसन मिस्टर लैन। वांग जी प्रिंस को देखता है और कहता है थैंक यू। फिर सोयंग वांग जी और विंग को देखता है और दोनों को कंग्रेचुलेसन कहता है। विंग कोई जवाब नहीं देता। वही वांग जी थैंक यू कहता है। वांग जी अब सोयंग को देखता है और कहता है क्या तुम वो पेपर लेकर आए जो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। सोयंग हाँ में सिर हिलाता है और उस पेपर को वांग जी के सामने करते हुए कहता है मिस्टर लैन, सॉरी बॉस, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही पेपर बनवाया है। वांग जी हमें सिर हिलाता है। वांग जी उस पेपर पर साइन कर देता है। वो एक रजिस्ट्री पेपर थी। वांग जी साइन करने के बाद विंग को देखता है। विंग उस डॉक्यूमेंट्स के देखकर उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी। वो वांग जी को देखता है और वांग जी कहता है मुझे पता था, मुझे तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कोई मुझसे दूर करे। अब चलो इस पेपर पे साइन कर दो। विंग गुस्से से वांग जी को देखता है, कहता है मैं अब इस पे सिग्नेचर नहीं करूँगा। वांग जी गुस्से से कहता है क्या तुम्हें आईवान के साथ नहीं रहना। जैसे ही विंग ये सुनता है वो गुस्से से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है तो चलो इस पेपर पर सिग्नेचर कर दो। विंग ना चाहते हुए उस पेपर पर सिग्नेचर कर देता है। वांग जी उस पेपर को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी उस पेपर को सुयंग को देते हुए कहता है इसे जाकर लॉयर को दे दो और इसे रजिस्टर कर दो। और हाँ, मुझे कल तक मैरिज सर्टिफिकेट मिल जानी चाहिए। सुयंग हमें सिर हिलाता है और वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बाहर लेकर आता है। विंग गुस्से से वांग जी के हाथों से अपने हाथ छुड़ाता है और उसे धक्का देते हुए कहता क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्यों।
क्यों हर वक्त आप मुझे मजबूर कर देते हो? अब क्यों दूसरे की नज़रों से मुझे गिरा देते हो? क्यों किया आपने? क्यों हम दोनों के चैन से जीने नहीं देते? क्यों आए आप हमारी लाइफ में? अब चले क्यों नहीं जाते? आपने 3 साल पहले भी मुझे फोर्स किया था, जिस वजह से आईवान मेरी लाइफ में आया। फिर आपने मुझसे फोर्सफुली शादी कर ली। अब मैं सबको क्या जवाब दूंगा? हाँ, मैं आपको रोक नहीं पाया। मैं क्या कहूँगा? क्यों करते हो आप मेरे साथ ऐसा? आपने कहा था मुझे आप टाइम दोगे, फिर क्यों? क्यों? वांग जी विंग की आंखों से आंसू को साफ करता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, विंग, मैं तुम दोनों को नहीं खो सकता। मैं तुम दोनों को अपने पास अपने साथ रखना चाहता हूँ। मैं सबसे तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं डर गया हूँ विंग। कल रात को जो कुछ भी हुआ, मैं डर गया हूँ। अगर मुझे डर है मैं तुम दोनों को कहीं खो ना दूँ। तुम्हें पता है कल मैंने आईवान को उस हालत में देखा था, मैं कितना डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सोल को कोई छीन रहा है मुझसे। विंग, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। वो दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम भी सोचो विंग, आईवान अब बड़ा हो रहा है, उसे फादर की ज़रूरत है। जब वो बड़ा होगा तब तुम उससे क्या कहोगे? विंग रोते हुए कहता है, मैं आईवान को कभी नहीं बताता। वो सच्चाई में कभी नहीं बताता। प्लीज़। वांग जी विंग के फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाता है और कहता है, विंग, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझ पे यकीन करो। मैं तुम्हें और आईवान को बहुत खुश रखूँगा। प्लीज़ विंग, मान जाओ। मैं और तुम मिलकर आईवान को बड़े करेंगे। तुम्हें पता है विंग, मैं कल इतना डर गया था। क्या होता अगर मैं समय पर नहीं आता, तो तुम क्या करते विंग? अब विंग वांग जी की बात सुनकर चुप हो जाता है। ये देखकर वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। अब विंग अपने आँख को टाइटली बंद कर लेता है। धीरे धीरे वांग जी विंग को पैसिनेट किस कर रहा था। वांग जी विंग को डीपली किस कर रहा था। तभी वांग जी एकदम से रुक जाता है। जब उसे फील होता है विंग उसे किस कर रहा है, उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा है। आज ये पहली बार था जो विंग वांग जी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। वांग जी ने विंग को कई बार किस किया था, लेकिन विंग ने कभी भी वांग जी के किस का रिस्पॉन्स नहीं किया था। लेकिन आज विंग वांग जी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। ये देखकर वांग जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी और भी डीप किस करने लगता है। वांग जी की पकड़ विंग पे और भी टाइटली हो जाती है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि आज पहली बार विंग उसे किस कर रहा था। वो दोनों ऐसे ही दोनों एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। जब वांग जी देखता है विंग सांस नहीं ले पा रहा है, वांग जी किस को ब्रेक करता है। दोनों ही एक साथ लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। वांग जी सांस लेते हुए कहता है, विंग, तुम्हें नहीं पता, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ विंग। आज मैंने तुम्हें अपना बना लिया। अब तुम मेरे हो। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। विंग देख पा रहा था वांग जी कितना हैप्पी है। पता नहीं क्यों वांग जी को इतना खुश देखकर विंग को मन ही मन में खुशी मिल रही थी। वो भी वांग जी के खुशी से खुश हो रहा था। अब विंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, अब चलो, हमें घर भी तो जाना है। क्या होगा जब सबको पता चलेगा हमारी शादी हो गई? पता नहीं सबका क्या रिएक्शन होगा। विंग की बात सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो,
विंग गुस्सा करते हुए कहता है, मैं आपको इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, और करना भी मत। मैं तो अपनी गलती के लिए माफ़ी नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ तुम मुझे अपनी लाइफ में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। वैसे आज रात हमारी वेडिंग नाइट है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वांगजी की बात सुनकर विंग के दोनों चिक्स रेड हो जाते हैं। विंग को इस तरह शर्माते हुए देखकर वांगजी और भी विंग को सेमलेस बातें कहने लगता है, जिसे सुनकर विंग शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। वांगजी अपना एक फिंगर विंग के लिप्स के ऊपर रफ करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ आज हमारी वेडिंग नाइट हो। मैं नहीं चाहता तुम आज के दिन मुझसे गुस्सा हो। विंग, वेडिंग नाइट के लिए खुद को तैयार रखना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। वांगजी की बात सुनकर विंग वांगजी से हाथ छुड़ाता है और जल्दी से जाकर कार में बैठ जाता है। ये देखकर वांगजी स्माइल करता है और वो भी कार में जाकर बैठ जाता है। कार लैंड मंजिल के लिए निकल जाती है। वांगजी कार में ही विंग को बार बार छेड़ने की कोशिश कर रहा था। विंग वांगजी के हाथों को खुद से दूर कर रहा था। वह गुस्से से वांगजी को घूरते हुए कहता है, सिमलेस पर्सन, मुझसे दूर रहो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, क्या हुआ? क्या मैं अपनी इतनी ब्यूटीफुल वाइफी के साथ रोमांस भी नहीं कर सकता? अगर तुम मुझे इसके लिए सिमलेस कहो तो मैं सिमलेस, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऐसा बोलकर वांगजी विंग को अपनी गोद में बैठा लेता है। वांगजी के ऐसे हरकत से विंग शॉक हो चुका था। वो गुस्से से वांगजी को देख रहा था और कह रहा था, देखो लैन वांगजी, मुझे छोड़ दो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, पर सिर्फ अभी के लिए। अब इतना गुस्सा भी मत करो। विंग वांगजी को खुद से छुड़ा लेता है और सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो गुस्से से वांगजी को देखता है और कहता है, अब मुझे हाथ भी मत लगाना। विंग की बात सुनकर वांगजी स्माइल करता है। कुछ देर पर कार मंजिल के पास आकर रुक चुकी थी। वांगजी और विंग कार से बाहर निकलते हैं और लैंड मंजिल के अंदर एंटर करते हैं। जब भी विंग और वांगजी अंदर जाते हैं तो देखते हैं जेंग जेंग आइवान को अपने हाथों से खिला रहा था, लेकिन आइवान खाने से मना कर रहा था। ये देखकर जेंग जेंग कहता है, आइवान, अगर आप खाओगे नहीं तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? अगर आप इसी तरह करते रहे तो आप बीमार हो जाओगे। देखो तो आप कितना वीक हो गए हो। तभी आइवान डैडी डैडी कहकर पुकारने लगता है। जब जेंग जेंग डैडी शब्द सुनता है तो वो गुस्से से कहता है, आइवान, क्या तुम डैडी की जगह मम्मा को नहीं पुकार सकते? तुम्हारी मम्मा 3 साल से तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं और तुम कुछ ही दिन हुए हैं अपने डैड से मिले हुए और तुम हर वक्त डैडी डैडी करते हो। देखो तो तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए हो और तुम्हारा वो सो कॉल्ड डैड तुम्हें छोड़कर बाहर चला गया। तुम्हें तो उससे नाराज होना चाहिए। अब चलो जल्दी से खा लो, इस सूप को ख़त्म करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मा मेरी क्लास लगा देंगे। उन्हें लगेगा मैंने आपको कुछ खिलाया नहीं है, वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। इसलिए आप अपने अंकल की बात मान लो और इस सूप को पूरा पी लो। वहीं आइवान जब वो जेंग जेंग के मुंह से अपने डैड का शिकायत सुनता है तो वो गुस्से से जेंग जेंग को घूरने लगता है, जिसे देखकर जेंग जेंग कहता है, देखो तो तुम मुझे कैसे घूर रहे हो। क्या तुम अपने माँ पर नहीं जा सकते थे? अपने बाप पर जाना जरूरी था? देखो आइवान, तुम मेरे बात सुनो। अगर तुम्हें बनना है तो विंग की तरह बनना। तुम उस अपने डैड की तरह बिल्कुल मत बनना। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो हर वक्त लोगों को परेशान करता है। उसने तुम्हारी मम्मा को बहुत परेशान किया है। तुम्हें उसके साथ नहीं देनी चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मा के साथ देनी चाहिए और तुम्हें अपने फादर से अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट करना है। इसलिए जल्दी से सूप पी लो, तभी तो तुम अपने फादर से अपनी मम्मा को प्रोटेक्ट कर पाओगे। वहीं जेंग जेंग की बात सुनकर
आइवान लगातार गुस्से से जेंग जेंग को घूर रहा था। ये देखकर जेंग जेंग स्माइल करता है और कहता है, देखो तो तुम गुस्सा भी बिल्कुल वांग जी की तरह करते हो और तुम जेलस भी वांग जी की तरह ही होते हो। मैंने 2 लाइन तुम्हारे डैड की तारीफ क्या कर दी। तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ी गुनाह कर दी हो। अगर तुम अपने डैड से ये कह सकते हो तो कह देना, मैं तुम्हारी डैड से नहीं डरता। यहाँ सभी तुम्हारे डैड से डरते हैं। यहाँ मेरा हस्बैंड भी तुम्हारे डैड से डरते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे डैड से बिल्कुल नहीं डरता। वो भले ही पूरे फैमिली को डराता हो, सभी को डराता हो, लेकिन वो मुझे नहीं डरा सकता। जेंग जेंग की बात सुनकर आइवान अपनी जेंग जेंग की गोद से उतर जाता है और अपने छोटे छोटे कदमों से टेबल के पास जाता है। आइवान टेबल से स्पून को लेता है और जेंग जेंग के करीब आता है। जेंग जेंग की गोद में चढ़ जाता है और उसके बाल को खींचते हुए उस स्पून से जेंग जेंग के सर पे बजाने लगता है। जैसे ही जेंग जेंग को ये फील होता है, वो दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि आइवान भले ही बीमार था, लेकिन उसने जेंग जेंग के बालों को बड़े ही टाइटली पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से स्पून से उसके सर पर बजा रहा था। ये देखकर जेंग जेंग आइवान के हाथों से अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता। लेकिन आइवान के हाथ से स्पून को छीन लेता है। जैसे ही आइवान देखता है कि जेंग जेंग ने उससे स्पून ले लिया है, तो वो टाइटली जेंग जेंग के बालों को पकड़ लेता है। वो अपने दोनों हाथों से जेंग जेंग के बालों को पकड़ रखा था और वो खींच रहा था। वहीं जेंग जेंग दर्द से चिल्ला रहा था और कह रहा था, आइवान, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम मुझे अपने खड़ूस डैड के लिए मुझे मार नहीं सकते। छोड़ो मुझे, अंकल का बाल छोड़ दो, अंकल को दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी आइवान जेंग जेंग के बालों को खींच रहा था, जैसे वो कह रहा हो, बताओ, मेरे डैड को फिर से उल्टा सीधा कहोगे। वहीं जेंग जेंग दर्द से चिल्ला रहा था और कह रहा था कि वो उसके फादर को कुछ नहीं कहेगा, उसे आइवान माफ़ कर दे। आज के बाद जेंग जेंग कभी भी वांग जी की आइवान के सामने कोई शिकायत नहीं करेगा। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन आइवान जेंग जेंग की बातों को सुनने का तैयार ही नहीं था। वो बस अपने गुस्से को जेंग जेंग पर उतार रहा था। वो लगातार उसके बालों को अपनी तरफ खींच रहा था, जिससे जेंग जेंग को बहुत दर्द हो रही थी, क्योंकि आइवान के हाथ भले ही छोटे छोटे थे, लेकिन जितने भी छोटे थे, जेंग जेंग के बालों को टाइटली जकड़ रखा था, जिससे जेंग जेंग को बहुत दर्द हो रहा था। वहीं वांग जी इस वक्त अपने बेटे के हरकतों को देख रहा था। वहीं जब विंग देखता है आइवान की हरकत, वो शौक से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो दौड़कर जेंग जेंग के पास जाता है और कहता है, आइवान, अंकल को दर्द हो रहा है, उनके बाल छोड़ दो। वहीं जेंग जेंग कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे दर्द हो रहा है, छुड़ाओ, नहीं तो आज ये मुझे गंजा कर देगा। जेंग जेंग की बात सुनकर विंग कहता है, क्या तुम बच्चे के सामने कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? इसी तरह तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काते हो। जरूर तुमने मेरे खिलाफ आइवान को भड़काया होगा। ये बोलकर विंग आइवान के हाथों को जेंग जेंग के बालों से छुड़ाने की कोशिश करता है। अब विंग एक पल के लिए अपने आप को वहाँ इमेजिन कर रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था जैसे आइवान उसका बाल पकड़कर खींच रहा हो। ये सोचकर अचानक से विंग ख्याल से बाहर आता है और आइवान से कहता है, आइवान, अंकल को दर्द हो रहा है, उनके बाल छोड़ो। वहीं इन दोनों के बगल में वांग जी खड़ा था। वो गुस्से से कहता है, तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? वहीं वांग जी की आवाज़ सुनकर विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो अपने बालों को चेक करने लगता है, कहीं ये लिटिल डेविल ने कहीं उसका बाल तो नहीं नोचा। जिसे देखकर वांग जी कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से अपने बाल को क्यों चेक कर रहे हो? वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ नहीं कहता। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ।
मुझे तो रिकॉर्ड करते हुए आईवान पे और जंक्शन पर बहुत हंसी आई। आप लोग को हंसी आई कि नहीं, आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना। और हाँ, मैंने किसी की कमेंट पढ़ी थी, शायद उन्होंने कहा मेरी वॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच मुझे ये बताने के लिए कि मेरी वॉइस बहुत अच्छी है। आपका कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा कमेंट ये था, क्या विंग, वांगजी और जेंगजेंग को कॉल पर नहीं बता सकता था? तो मैं आपको बता दूं, जब सिचुएशन ख़राब होती है तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है और हमें जो समझ में आता है हम वही करते हैं। जब हम सिचुएशन से बाहर आते हैं तब हमें ध्यान आता है हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। तो यही बात